हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित इंडियन पॉलिटिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट। तो आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स की क्लास 2 लेके आए स्टूडेंट। बेसिकली ये पार्ट 2 या क्लास 2 है। तो आज मैं आपको आर्टिकल नंबर 14 डिटेल में बताऊंगा स्टूडेंट। आर्टिकल नंबर 14 हम देखेंगे। देखो स्टूडेंट, मैं ट्राई करूंगा कि ये जितने भी आर्टिकल्स हैं इनकी ज्यादा लंबी क्लास ना करूं, एक एक आर्टिकल या दो दो आर्टिकल एक क्लास में कवर कर सकूं, जिससे कि आपके लिए क्लास बड़ी में हो और आप इजिली देख सके उस क्लास को। तो चलिए आज आर्टिकल 14 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ये सब आर्टिकल 12 पढ़ चुके। अब स्टूडेंट कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने आर्टिकल 13 नहीं पढ़ा है ना। अगर जिन्होंने मेरी क्लास नहीं देखी है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की, अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन देखा है आपने तो वहां पे मैंने आर्टिकल 13 डिटेल में पढ़ा है। पूरी कॉन्ट्रावर्सी, उसके जितने भी लैंडमार्क जजमेंट सब कुछ पढ़ा है। तो आप पहले उन क्लासेस को आप विजिट करिए, उनको देखिए, तब आपको क्लियर हो जाएगा। इसलिए आज मैं आर्टिकल 14 पढ़ाऊंगा, 13 इस क्लास में मैं कवर नहीं करूंगा, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ स्टूडेंट। तो आर्टिकल 14 की एक ही स्लाइड होने वाली है, तो हम कोशिश करेंगे उसको इजिली समझने की स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, बेसिकली आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 बोला गया राइट टू इक्वलिटी। क्या बोला गया स्टूडेंट? राइट टू इक्वलिटी। तो कई बार तो मतलब स्टेट पीसीएस वाले तो ऐसे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, बताइए राइट टू इक्वलिटी है ना कौन से आर्टिकल्स में आती है। तो कौन से में आती है? आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18। समझ गए स्टूडेंट? तो आज अपन कौन सा आर्टिकल करने वाले हैं? आर्टिकल 14 करने वाले स्टूडेंट। तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब आर्टिकल 14 बोलता है कि कानून है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के लिए सब बराबर है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो स्टूडेंट इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब क्या होता है? नो वन इज अबव द लॉ। क्या होगा स्टूडेंट? नो वन इज अबव द लॉ। कोई भी देश में लॉ से बड़ा नहीं है। नो वन इज अबव द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल लॉ सबके लिए इक्वल है। समझ गए स्टूडेंट? तब देखिए ध्यान से, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। द स्टेट शैल नॉट डिनाई, नोट है यहाँ पे स्टूडेंट, नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो इंडिया में रहता है उसके लिए कानून क्या है? बराबर है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। नो वन इज अबव द लॉ, कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। ठीक है, कुछ इम्यूनिटी गिवन है वो भी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे फिलहाल आप समझिए कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। लॉ इज सुप्रीम। क्या स्टूडेंट? लॉ इज, समझ गए स्टूडेंट? अब देखिए पहला इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब बेसिकली इक्वलिटी बिफोर द लॉ मतलब क्या है स्टूडेंट? क्या मतलब होता है इसका? एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, मतलब किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा। एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन मतलब किसी को भी विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा स्टूडेंट। मतलब सबके लिए बराबर होगी चीजें। ऐसा नहीं कि आप किसी को ज्यादा अच्छा मतलब वैल्यू कर रहे हो, जो पैसा वाला है उसको ज्यादा वैल्यू दे रहे हो, गरीब को कम वैल्यू दे रहे हो, तो ऐसा नहीं है। किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। समझ में आया पहला? नो पर्सन इज अबव द लॉ, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। प्रिंसिपल क्या बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ का? कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। कोई भी मतलब कोई भी। एक नेगेटिव कंसेप्ट है। नेगेटिव कंसेप्ट क्या होता है? बेसिकली मना कर रहा है, नोट कर रहा है, मतलब नोट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इसलिए इसको क्या बोला गया? नेगेटिव कंसेप्ट। समझ गए स्टूडेंट? क्या बोला गया इसको? नेगेटिव कंसेप्ट। अब इसका ओरिजिन कहां से था इक्वलिटी बिफोर लॉ का? ये इंग्लिश कॉमन लॉ है ना, ब्रिटिशर ने दिया था अपने को, मतलब ब्रिटिशर से लेके आए थे अपन। इंग्लिश कॉमन लॉ है स्टूडेंट ये, है ना। अप्लाई यूनिफॉर्मली टू ऑल पर्सन, ये सब पे लागू होता है, जैसे वो सिटीजन हो या फॉरेनर्स हो। समझ गए? तो ये याद रखना है, सब पे लागू होता है, वो चाहे से सिटीजन हो या फॉरेनर्स हो। समझ गए स्टूडेंट? तो इक्वलिटी बिफोर लॉ आपको समझ में आया स्टूडेंट? इक्वलिटी बिफोर द लॉ। नेक्स्ट देखिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्या देखिए स्टूडेंट? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि लॉ सबको बराबरी प्रोटेक्ट करता है। अब देखिए इसका मतलब क्या? इक्वल मस्ट ट्रीटेड इक्वली, जो इक्वल उनको तो इक्वली ट्रीट करना है। क्या है? जो इक्वल उनको ट्रीट क्या करना है? इक्वली ट्रीट करना है। लेकिन अनइक्वल शुड नॉट बी ट्रीटेड इक्वली। इसका मतलब देखिए, इसका एक एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट, इस लाइन का समझना। एक क्लासरूम है, मान लो एक क्लासरूम है, वहां पे कुछ बच्चे पढ़ाई करते हैं। अब जो बच्चे टॉपर है वो तो मतलब हर साल पढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, है ना। अब एक्स्ट्रा क्लास की बात आती है। एक्स्ट्रा क्लास किसकी बात आती है? एक्स्ट्रा क्लास की। तो स्कूल वाले डिसाइड करते हैं, सिर्फ एग्जाम्पल स्टूडेंट, उसको मतलब ऐसा नहीं समझाने के लिए। तो स्कूल मतलब स्कूल वाले डिसाइड करते हैं कि जो भी कमजोर बच्चे उनकी एक्स्ट्रा क्लास लगेगी। क्या लगेगी? एक्स्ट्रा क्लास लगेगी। तो जो टॉपर बच्चा होता है वो बोलता है
सर ये तो हमारे साथ गलत है, ये तो बाइस्ड नहीं है, मतलब या आप हमारे साथ इक्वलिटी नहीं कर रहे हो, या आप उनकी एक्स्ट्रा क्लास लगा रहे हो, हमारी क्लास नहीं लगा रहे हो। तो टीचर उनको समझाता है, तुम तो ऑलरेडी टॉपर हो, तुम्हें जरूरत क्या है एक्स्ट्रा क्लास की? जो कमजोर बच्चे हैं उनको जरूरत है ना, इसलिए उनकी क्लास लगानी जरूरी है। इसलिए ये चीज बोली गई है, इक्वल मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली। इक्वल को तो ट्रीटेड इक्वली करना चाहिए, लेकिन अनइक्वल को नहीं करना चाहिए ट्रीटेड इक्वली। अगर मान लो जो कमजोर बच्चे थे उनको उनके बराबरी क्लास रखते तो वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। समझ गए स्टूडेंट? अनइक्वल शुड नॉट बी ट्रीटेड इक्वली, इसलिए मानते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है, लेकिन जो अनइक्वल है उनके साथ इक्वली ट्रीटेड नहीं करना चाहिए, इसलिए रिजर्वेशन दी गई है। आपको पता है रिजर्वेशन क्यों दी गई है? समझ में आया स्टूडेंट आपको? रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, मतलब कि इंटेलिजेबल डिफरेंशियल, मतलब रीजनेबल क्लासिफिकेशन यही है कि अनइक्वल शुड नॉट बी ट्रीटेड इक्वली। क्लियर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन तो करना पड़ेगा ना, किसके साथ अपने को कितना रूल बनाना है। अब ये होता है पॉजिटिव कंसेप्ट, ये करने की बात करता है, बोला अनइक्वल शुड नॉट बी ट्रीटेड इक्वल, मतलब ये पॉजिटिव कंसेप्ट है स्टूडेंट एक। और ये कहां से निकाल लाए? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लेके आए अपन। कहां से ले? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। और आपको इतना तो पता ही, आर्टिकल 14 अप्लाई ओनली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। होप सो आपको समझ में आया होगा आर्टिकल 14 स्टूडेंट। चलिए आगे, अब कुछ इसके इम्यूनिटी देख लेते हैं, एक्सेप्शन देख लेते हैं। एक्सेप्शन याद रखना स्टूडेंट, यहां से क्वेश्चन पूछता है। एक तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी देता है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मतलब देखिए, आर्टिकल 14 डज नॉट ओवरराइड डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। फॉरेन डिप्लोमेट आर नॉट आंसरेबल टू इंडियन कोर्ट। जो फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं इंडिया के, जो एम्बेसीज में काम करते हैं, वो इंडियन कोर्ट्स में आंसरेबल नहीं होते हैं, क्योंकि उनको इम्यूनिटी मिल जाती है। समझ गए स्टूडेंट? अब ये इम्यूनिटी कहां से? इंटरनेशनल और वियना कन्वेंशन से आई हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना जानना, ये पॉइंट जैसे आप हटा भी सकते हैं। बाकी इतना याद रखना, जो फॉरेन डिप्लोमेट्स है वो आंसरेबल नहीं होंगे इंडियन कोर्ट्स में, याद रखना स्टूडेंट। सेकंड, कुछ स्पेशल कोर्ट्स बने हुए आप जानते हैं कि बच्चों के लिए अलग कोर्ट बनते हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, या स्पेशल कोर्ट बनते हैं, या मिलिट्री या कोर्ट मार्शल के आर्म फोर्सेस के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बनते हैं। तो वैलिड एज लॉन्ग एज प्रोसीजर फेयर एंड ऑब्जेक्टिव है। अब ये बोल सकते हैं कि जुवेनाइल कोर्ट क्यों बना रहे हैं, स्पेशल कोर्ट क्यों बना रहे हो, तो जरूरी है, तो ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट? ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन। आप बोल रहे हो ना सबके साथ इक्वली ट्रीट करना, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर दी लॉ, तो उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए जाते हैं। समझ गए स्टूडेंट? अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, आर्टिकल 105 194, जो भी आप पार्लियामेंट में कहोगे या वोट करोगे, एनीथिंग सेड और वोटेड इन पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर नॉट आंसरेबल इन एनी कोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आर्टिकल 105 और 194 बोलता है कि अगर आप कुछ भी पार्लियामेंट में कहोगे या वोट करोगे, वो आंसरेबल नहीं होगा किसी भी कोर्ट में। आप कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी कर सकते हो वहां पे। तो ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिली हुई है नेता लोगों को। दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेजेस, नॉट वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट, नॉट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए स्टूडेंट? और आर्टिकल 361 में इम्यूनिटी दी गई है प्रेसिडेंट और गवर्नर को। क्या इम्यूनिटी दी गई है? अगर उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है, जैसे मान लो कोई प्रेसिडेंट है, उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो गई, तो कंप्लीट इम्यूनिटी है ड्यूरिंग टेन्योर। जब तक वो प्रेसिडेंट है ना, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये बोलते हैं इम्यूनिटी मिली हुई है प्रेसिडेंट और गवर्नर को। और सेम सिविल प्रोसीडिंग, वो भी अलाउ आफ्टर 2 मंथ प्रायोरिटी, 2 महीने पहले उनको नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद वो प्रोसीडिंग होगी, चाहे सिविल प्रोसीडिंग। सिविल और क्रिमिनल पता ही होगा, क्रिमिनल मतलब कोई क्राइम कर दिया, सिविल मतलब कोई प्रॉपर्टी का विवाद चलता रहता है। तो ये इम्यूनिटी दी गई है। तो समझ में आया आपको ये वाली पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, स्पेशल कोर्ट्स वगैरह, या डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी? तो चार याद रखना, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, स्पेशल कोर्ट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी टू प्रेसिडेंट गवर्नर। ये एक्सेप्शन है, किसके एक्सेप्शन है स्टूडेंट? ये आर्टिकल 14 के। और आर्टिकल 14 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या? इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और ये लाइन याद रखनी है स्टूडेंट, इक्वल मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली, अनइक्वल शुड नॉट बी ट्रीटेड इक्वली। समझ में आया स्टूडेंट? तो ये आज आर्टिकल 14 अपन ने किया। नेक्स्ट क्लास में मैं आर्टिकल 15 लेके आऊंगा। तो चैनल को लाइक कमेंट करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट्स में टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में पिन किया हुआ है। थैंक यू।